देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। दिलीप सी मंडल लिखते हैं, तमिलनाडु में simplecity.in के संपादक एनजीओ सैम राजा पांडियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने डॉक्टरों को सुविधाएं न मिलने और पीडीएस में धांधली की खबर छापी है। उधर दंगा फैलाने की कोशिश करने वाले अर्नब बाहर हैं। आगे आशुतोष कुमार लिखते हैं, प्रश्न, घर में बंद कौन रहे? उत्तर, जनता। प्रश्न, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कौन करे? जवाब, जनता। प्रश्न, दान कौन करे? जवाब, जनता। प्रश्न, मूक पशु पक्षियों को दाना पानी कौन दे? जवाब, जनता। प्रश्न, आसपास के गरीबों का ध्यान कौन रखे? उत्तर, जनता। प्रश्न, पीएम केयर फंड में कौन पैसा डोनेट करे? जनता। प्रश्न, दुकान के नौकरों का वेतन कौन ना रोके? उत्तर, जनता। प्रश्न, कामवाली और माली का पैसा कौन ना काटे? जवाब, जनता। प्रश्न, किराएदारों से किराया कौन ना ले? जनता। प्रश्न, समय पर ईएमआई कौन चुकाए? जवाब, जनता। प्रश्न, परंतु कोरोना से जंग कौन लड़ रहा है? जवाब, मोदी जी। आगे ज्योति यादव लिखती हैं, बिहार के बक्सर जिले में धड़ाधड़ कोरोना के केस निकल रहे हैं। ध्यान रहे कि बक्सर केंद्रीय जूनियर स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे का संसदीय क्षेत्र है। बाकी राज्यों की तुलना में बिहार में टेस्ट कम भी हो रहे हैं, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है। केंद्र को उधर ध्यान देना चाहिए। आगे सलीम अख्तर सिद्दीकी ने लिखा है, दुकानें खुलेंगी तो ग्राहक भी आएगा, ट्रैफिक भी बढ़ेगा, पुलिस डंडे भी मारेगी, कहीं कहीं झड़प भी हो जाएगी, मसालेदार खबर भी बनेगी, ये उस धर्म के लोग थे, ये उस धर्म के लोग थे, एजेंडा चालू रहेगा, लॉकडाउन का मकसद ख़त्म हो जाएगा, सरकार सांसद में है। हालात ऐसे नहीं है कि अभी दुकान खोली जाए, 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाना भी बड़ी चुनौती होगी। आगे प्रदीप कुमार ने लिखा है, इसी साल 22 फरवरी को एक सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा, पीएम मोदी जी में बहुमुखी प्रतिभा है, वो हर मुद्दे पर दूरदृष्टि रखते हैं। कोरोना संकट काल के वक्त जहां देश में करोड़ों लोगों की नौकरियां छिन गई है, 60 करोड़ आबादी भुखमरी के करीब है, ऐसे वक्त में 23 अप्रैल को अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 संसदीय संविधान पीठ ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी शिक्षकों को मिलने वाले 100% आरक्षण रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी ब्राह्मणों को 100% आरक्षण है, इसे कब खत्म करेंगे? क्या अब वक्त नहीं आ गया है ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी से इस जुड़े मुद्दे पर फैसला देने वाली बेंच या संविधान पीठ में ओबीसी, एससी, एसटी और जजों को भी समावेश हो? 5 ब्राह्मण जज जिनके जाति की आबादी देश में 3% से भी कम है, कैसे 12 करोड़ आदिवासियों का अधिकार छीनकर अपने समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं? इसका क्या तोड़ है? अरुण मिश्रा जैसे ब्राह्मण जजों पर हमें भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू करना होगा। आगे धनंजय कुमार ने लिखा है, आइए जाने महीने भर के लॉकडाउन से हमें मिला क्या। लॉकडाउन आज 1 महीने का हो गया है। शुरुआत में कहा गया था कि 21 दिन का होगा ये लॉकडाउन, और अगर ये सफल हो गया तो हम कोरोना पर विजय पालेंगे। ज़्यादातर लोगों ने स्वतः लॉकडाउन का पालन किया। कुछ अधिकतम 5% लोग घूमने के शौकीन बाहर निकले तो पुलिस उनको रोकने के लिए नुक्कड़ नुक्कड़ पर खड़ी थी। पुलिस ने अति उत्साह में लोगों की मजबूरियों का भी ख्याल नहीं किया और सबको डंडे लात घूंसों से पीटा। युवा, वृद्ध, महिलाएं, मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर सब उसकी लाठी का शिकार हुए। कोरोना का भय इतना ज़्यादा था और ये यकीन था कि लॉकडाउन अगर सफल रहा तो कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए अधिकांश लोगों ने पुलिस के बर्ताव का स्वागत किया। लेकिन कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ती गई। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के 21 दिन पूरे होने के बाद लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी। लॉकडाउन 2 शुरू हो गया। लोग हताश हुए, लेकिन विकल्प ही नहीं था, इसलिए चुप रहे। अब जो खबर आ रही है वो और निराशाजनक है। कोरोना पेशेंट की संख्या देश में रोज़ बढ़ती जा रही है। ये भी समझ में आ रहा है कि देश में जांच की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण लॉकडाउन का मतलब नहीं रह गया है। राहुल गांधी ने पहले लॉकडाउन को ख़त्म होने पर जो बयान दिया था कि लॉकडाउन कोरोना का उपचार नहीं है, बल्कि ये सरकार को समय देता है कि आप इस बीच पूरी तैयारी कर लो। इसकी बहुत से लोगों ने खिल्ली उड़ाई,
लेकिन आज यही सच सामने है। लॉकडाउन से देश को क्या मिला? सरकार ने क्या तैयारियां की? ये बड़ा सवाल आज देश के सामने है। 700 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 25,000 के करीब पेशेंट सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो चुके हैं। हालांकि कई विश्लेषक बतला रहे हैं भारत की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से कुछ नहीं है। मरने वालों की प्रतिशत 4.5% है। इतने लोग दुनिया में हर साल दूसरी बीमारियों से मर जाते हैं। तर्क के लिए वो सवाल भी पूछ रहे हैं, क्या भी लोग सिर्फ कोरोना से मर रहे हैं? बाकी बीमारियों से होने वाली मौतें रुक गई हैं? इसलिए जैसे बाकी बीमारियों के बीच दुनिया चल रही थी, कोरोना के साथ भी दुनिया चलेगी। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि कोरोना के बुरे दौर अभी आने बाकी हैं। मेडिकल विशेषज्ञ बता रहे हैं कोरोना का ये वायरस कोविड-19 अपना रूप स्वरूप बदल ले रहा है। 70 से 80% मामलों में मरीजों में बीमारी के लक्षण सर्दी, बुखार और खांसी नहीं दिखाई देते हैं। वो कोरोना के असली वाहक बने हैं और आगे भी बनेंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कौन कोरोना पेशेंट है। तो असली चिंता यहाँ है और इस चिंता का हल दुनिया के बड़े देशों ने अपने सारे नागरिकों का टेस्ट कराने में देखा है। लेकिन हमारे देश में टेस्ट की गति बेहद धीमी है। सबका टेस्ट कराना है तो महीनों नहीं सालों का वक्त लगेगा। ऊपर से टेस्ट किट तो आयात किए गए हैं, वो ख़राब क्वालिटी के निकल गए, जिससे टेस्ट में बाधाएं आई। कई जगह टेस्ट कोरोना पड़ा तो समझिए कि टेस्ट के रास्ते चलकर हिंदुस्तान कोरोना से बचाव ढूंढ लेगा। ये लगभग असंभव है। तो रास्ता क्या है? कब तक लॉकडाउन रहेगा? लॉकडाउन हल नहीं है, ये समझदारों को समझ में आ गया है। भारत सरकार कब समझती है ये देखना है। भारत में दूसरी समस्या यह है कि लंबे समय तक लॉकडाउन यहाँ के नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकते। मजदूरों के सामने भूखमरी की स्थिति है। अगले महीने से मध्यम वर्ग की चिंता बढ़ेगी। व्यापारी वर्ग पहले से परेशान है। भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। किसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, किसकी कितने घाटे होंगे पता नहीं। बाजार कब तक अपने मूल्य स्वरूप में आएगा, इसका अनुमान किसी के पास नहीं। सबके मन में घबराहट है। सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करनी शुरू कर दी है। जाहिर है प्राइवेट वाले भी इस तरह की राह चलेंगे। न जाने कितनी नौकरियां जाएंगी। हर तरफ भय और भविष्य के प्रति असुरक्षा की भावना है। सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखी सुरक्षित रुपयों के सीमा से अधिक निकालने का रिस्क लेकर अर्थव्यवस्था को बूस्ट अप डोज देने की तैयारी में है। लेकिन क्या व्यापार इतनी आसानी से पटरी पर लौटेगा? सवाल ये है। विपक्ष में बैठे अर्थशास्त्री बता रहे हैं रिजर्व बैंक से फंड निकालना बेहद गलत फैसला है। हमारे रुपयों का और अवमूल्यन और भारत से दुनिया का विश्वास टूटेगा। सरकार वस्तु स्थिति बतलाने को तैयार नहीं। न्यूज़ वर्ल्ड हिंदू मुसलमान में बिजी है। कुछ मिलाकर भयंकर अस्थिरता की हालत है। सब राम भरोसे है, लेकिन जब सब राम भरोसे ही चलना है तो विधायकों, सांसदों, अफसरों और मंत्रियों की फौज की क्या ज़रूरत है? सरकारों की क्या ज़रूरत है? संसद की जगह मंदिर बनवाइए भाई। आगे SW हक लिखते हैं, अगर आप पुलिस के डर से छिपकर किसी छोटे से कमरे में कुछ लोगों के साथ जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं तो यकीन जानिए कि नमाज नहीं हुई। बेहतर है कि सुकून और इत्मीनान से जोहर पढ़ें। तरावी की नमाज का भी एहसास अगर घर वालों के साथ किया गया तो ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग जगह से लोग जमा हो रहे हैं, पुलिस और कानून का डर बना हुआ है, तो आप लोग खुद समझदार हैं। अल्लाह जब हम दिलों का हाल जानता है तो क्या वो इस वबा के हालात और हमारी बंदिशों से वाकिफ़ ना होंगे? आइए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हैं, सुकून और इत्मीनान से इबादत कीजिए। राइल हसी लिखते हैं 14 दिन के सिस्टम सामने आ जाते हैं। यही कारण है यात्रा करने वालों या कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने वाले को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता है और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। देखिए, मैं एकदम मूर्ख आदमी और कुछ जानता तो हूँ नहीं। आप जानते ही हैं पंचर बनाने वाली कौम से हूँ, लेकिन सर आपसे पढ़े लिखे हैं ना। आप तो बता दीजिए कि 21 दिन तक पूरे देश को क्वारंटीन रखने के बाद अब इस वायरस के पेशेंट बढ़ते ही चले जा रहे हैं, मानो 31 दिन हो गया फिर भी। ना मैं नहीं जानता, मैं तो पंचर वाला मालिक हूँ, आप तो फॉर्च्यूनर वाले हैं ना। आप बताइए। सौरभ यादव लिखते हैं पत्रकारों और उनके परिवार वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि दिल्ली सरकार ने जिन 162 साथी पत्रकारों के कोरोना टेस्ट कराए थे उन सभी की रिपोर्ट आ गई है। खुशी की बात है, ये सभी कोरोना योद्धा पत्रकारों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गिरीश मालविया लिखते हैं पिछले 2 हफ्तों के करीब 2 दर्जन उड़ानें चीन के 5 शहरों से भारत पहुंची, जिनमें कुल 400 टन मेडिकल सप्लाई थी। इनमें रियल टाइम PCR किट, रैपिड
एंटीबॉडी टेस्ट किट, पीपीआई किट और थर्मामीटर जैसे इक्विपमेंट थे। अभी चीन से करीब 20 और फ्लाइट आने वाली है। आने वाले महीने में सप्लाई और बढ़ने की संभावना है। ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का कल का यानी 23 अप्रैल का बयान है। कोई ये बयान उन चैनलों पर चलवा दे दीजिए जो दिन रात चीन को खराब माल भेजने पर कोस रहे हैं। आवेश तिवारी लिखते हैं, गजब ना पेच फंसा है। और सरकार कोरोना मुक्त हो चुके रोगियों से रक्तदान की अपील कर रही है, जिससे मौजूदा रोगियों की प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की जा सके। अरे भाई, जिनको तुम पानी पी पी कर गाली दिए, कहते रहे कि मियाँ लोगों ने रोग फैला दिया है, उनसे सब्जियां खरीदना बंद कर दिए, फल लेना बंद कर दिए, उनका जीना दुश्वार कर दिए, उनसे कैसा डोनेशन? ऐसे कैसे चलेगा मिस्टर ऑरेंज? उनके अपमान के लिए माफ़ी मांगो, फिर गुजारिश करो। याद रखो, ये लड़ाई हमको मिलकर जीतना है। कोरोना से लड़ाई लोकतांत्रिक तौर तरीकों से ही लड़ी जा सकती है, इस बात को जान लो। गिरीश मालविया लिखते हैं, लीजिए हो गया खराब एंटीबॉडी किट पर फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे थे कि इन टेस्ट किट को उनके संबंधित देशों को वापस कर दिया जाएगा। मतलब भारत ने जिस भी देशों से ये किट मंगवाई है उसी देश को वापस लौटा दी जाएगी। गौर करने वाली बात यहाँ पर है, ये सरकार सीधे सीधे चीन का नाम नहीं ले रही है। और उधर मीडिया को कोरोना वंशी एंकरों के जरिए मीडिया को टास्क दिया है कि जोर जोर से चिल्लाकर चीन हाय हाय, चीन हाय हाय, हमको धोखा दे दिया, हमको नकली माल भेज दिया, ये चिल्लाए पुकारे। कोरोना वंशी एंकरों को ये चिल्ला चोट मचाने के लिए इसलिए कहा गया ताकि सरकार पर सवाल ना उठे, ताकि कोई ना पूछे कि माल ख़राब था तो आपने उनसे कैसे ले लिया उनका सैंपल। पोल पट्टी खुल ना जाए, इसलिए 2 दिन पहले ही चाइना पर भांडा फोड़ना शुरू कर दिया। अब मीडिया हमें बता रहा है कि दरअसल जिस चीन कंपनियों की जांच किट पर सवाल उठे हैं उन पर यूरोप पहले से ही प्रतिबंध लगा चुका है। परिणाम भरोसामंद न मिलने पर यूरोपीय देशों में 20 लाख किट चीन को वापस भेज दी है और चीन ने महीने भर के बाद करोड़ों की ये किट भारत को भेज दी। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो। जब तुम्हें ये महीने भर पहले बात मालूम थी तो उसी वक्त क्यों नहीं बोले? महीने भर से क्या तुम्हें मुंह में दही जमा रखे थे? ऐसी मीडिया है, हमारी जनता को पागल बनाने में लगी रहती है। और लोग भी ऐसे हैं कि एंकरों की बात सुनकर मूर्ख बनने का एक टांग पर खड़े रहते हैं। आगे कृष्णकांत लिखते हैं, न राशन बचा, न पैसा बचा, न काम बचा। जितना पैसा बचा था उससे साइकिल खरीद ली और मुंबई से गोरखपुर चल पड़े। शुरू में कामगार लोग जब शहरों से भागने लगे तो उनको सुनने की जगह कहा गया कि अफवाह के चक्कर में भाग रहे हैं, जाहिल हैं इसलिए भाग रहे हैं। कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराने और बलि का बकरा बनाने की भी कोशिश हुई, लेकिन लोग देश भर से भाग रहे थे। अब लॉकडाउन को 30 दिन से ज़्यादा बीत चुका है, लोग अभी भी जैसे तैसे भाग ही रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। लोगों के पास पैसा ख़त्म है, राशन ख़त्म है, उन्हें किसी तरह की मदद की आस नहीं है। सरकार तमाम कुछ कर रही है, लेकिन ये मुझे पता है क्योंकि मैं दिन भर खबरों के बीच में हूँ। जो आदमी मुंबई में दिहाड़ी मजदूर करता है उसे नहीं पता कि प्रधानमंत्री ने आज ट्विटर पर कौन सा तीर मारा है। फोटो में ये 20 मजदूरों का जत्था मुंबई से साइकिल लेकर निकला है। ये लोग 1700 किलोमीटर साइकिल चलाकर गोरखपुर आ रहे हैं। ये वहाँ से इसलिए निकले हैं क्योंकि उनके पास राशन ख़त्म हो गया था, उन्हें कोई मदद नहीं पहुँची, उनके पास अब पैसे भी नहीं बचे थे, न काम बचा है। तर्क वही है जो पहले दिन भाग रहे मजदूरों का था, यदि घर नहीं रहा तो भूख से मर जाएंगे। आगे कृष्णकांत लिखते हैं, कानपुर के बाबूपुरखा इलाके में एक ठो गांव है, मुंशीपुरखा कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट है। मुंशीपुरखा में रहते हैं डॉक्टर बिन्नी के भाई भरत उर्फ डब्लू की सास उन्हीं के साथ रहती थी, बीमार रहती थी। बुधवार को उनका देहांत हो गया। घर पर डॉक्टर बिन्नी, उनका बेटा और भाई, 3 लोग ही मौजूद थे। डॉक्टर साहब को चिंता हुई कि दाह संस्कार कैसे होगा, कोई रिश्तेदार भी नहीं आ सकता। मुस्लिम पड़ोसियों ने कहा कि जब सब हो जाएगा हम सब हैं ना, चिंता काहे की। परिवार के 7 पड़ोसियों ने राम नाम सत्य करते हुए अर्थी को कंधा दिया, शमशान ले गए और संस्कार किया। शरीफ, बबलू, इमरान, आफाक, उमर, जुगनू, भोलू, लतीफ़, नौशाद, तौफीक आदि शामिल हुए और 2 फुट की दूरी बनाए रखने का पालन किया। राम नाम सत्य है कि गूंज के 7 अर्थी निकाली। भरत ने बताया कि उनके इलाके में कई हिंदू परिवार भी रहते हैं, लेकिन कोरोना के डर से कोई नहीं आया।
पत्रकार लिख रहा है कि हिंदू मुसलमान को एक साथ शव यात्रा जाते देख लोग अपनी आंखों में आंसू नहीं रोक सके। कानपुर के ही छावनी क्षेत्र में रहने वाले कौशल प्रसाद का देहांत हो गया। बुजुर्ग थे। कौशल प्रसाद रिक्शा चलाकर गुजारा करते थे। पत्नी का निधन पहले ही हो गया। उनके बेटे संतोष की भी मृत्यु हो चुकी है। बेटी कमलेश्वरी की शादी सीतापुर में हुई। गोरखपुर के कौशल प्रसाद का निधन हुआ तो इस कोरोना काल में बेटी भी सीतापुर से नहीं आ सकी। कौशल प्रसाद को कंधा देने वाला कोई नहीं था, लेकिन इलाके के हिंदू मुसलमान दोनों आ खड़े हुए। राधेश्याम, असलम, मोहम्मद सुहानी, अजमतुल्ला, रहमत कमाल, ज्ञानू, मुन्ना, मोहम्मद कलाम, भूरे आदि ने मिलकर कंधा दिया। राम नाम सत्य कहते हुए कौशल प्रसाद को शमशान ले गए और रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार किया। समाज में कुछ लोग तन मन धन से आग लगाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि समाज सुरक्षित है। एक दूसरे पर भरोसा रखें। किसी गधे के कहने पर किसी से नफरत ना करें। आगे वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, जब जब देश पर संकट आता है तब तब लाला वर्ग अथवा सेठ अपनी तिजोरियां बांटता है। इस संकट की घड़ी में 10 रुपये की बीड़ी का बंडल 25 रुपये में मिल रहा है। बताइए ये 15 रुपये किसकी तिजोरी में जमा हो रहा है? उसी सेठ भर की जो हर जगह नफरती एजेंडा का फंडर है। क्या गृह मंत्रालय इस पर एक्शन लेगा? लाल बहादुर शास्त्री जी के दौर में जब देश में भूखमरी फैली थी तब भी सेठों ने अपने गोदाम अनाज से भर लिए थे और सरकार को उस अनाज को मनमाने दाम पर बेचा गया। जो लोग हर समय गद्दार ढूंढते रहते हैं, क्या उनकी आंखों में ये सब नहीं दिखती? 10 रुपये की बीड़ी का बंडल 25 रुपये में बेचने वाला सेठ देशभक्त है। संकट के इस दौर में जब लोग घरों में बंद हैं, उनके पास काम नहीं है, ऐसे समय में चीज़ों के दाम दोगुना तिगुना वसूलना कौन सी नैतिकता है? कहाँ पर व्यापार है? क्या देश प्रेमी इसी का नाम है? जमाखोरी करने वाला ये वर्ग कौन सा है? ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। यही वही वर्ग है जो राष्ट्र के नाम पर चलने वाले उग्र संगठनों की वित्तीय मदद करता है। अब देशभक्ति दिखाने का समय आया तो बजाय रेट टू रेट वस्तुओं को बेचने के 3-4 गुना दाम पर बेच रहे हैं। आगे हिमांशु कुमार लिखते हैं, सारे देश में मुस्लिम तंजीमों, सामाजिक संगठन समक्ष व्यक्ति कोरोना के समय में खाना बनाकर कच्चा राशन बांट रहे हैं। देश में अलग अलग जगहों पर बहुत सारी खबरें आई हैं जिसमें हिंदू पड़ोसी के मरने पर कोरोना के डर से आसपास के लोग हिंदू शामिल नहीं हुए, लेकिन मुसलमान आगे आए और उन्होंने राम नाम सत्य बोलते हुए हिंदू पड़ोसियों का कंधा दिया और अंतिम संस्कार किया। अब कोरोना से ठीक होने के बाद तबलीगी जमात से जुड़े लोगों से खून मांगा जा रहा है ताकि उसका प्लाज्मा दूसरे बीमारी लोगों को इलाज करने तथा संक्रमण को रोकने के लिए किया जाना है। मुसलमान सोने के भी बन जाएं तब भी भाजपा के लोग उनके खिलाफ नफरत फैलाना नहीं छोड़ेंगे। भाजपा का प्रवक्ता संबित पात्रा एक फर्जी वीडियो ट्विटर पर शेयर कर रहा है कि फल बेचने वाले यह मुस्लिम बुजुर्ग ने केले के ऊपर पेशाब छिड़का है, जबकि फैक्ट चेक से पता चला है कि उन्होंने नाली में पेशाब करने के बाद अपने पास रखी बोतल से हाथ धोए थे। एक राष्ट्रीय सत्ताधारी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर इस तरह का फर्जी वीडियो का सहारा लेकर अपने ही देश के 25 करोड़ आबादी के खिलाफ नफरत फैलाता हुआ पा जाए तो इसका मतलब है कि ये भाजपा की घोषित नीति है कि वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़का कर ही सत्ता में बनी रहना चाहती है। भाजपा ने अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दिया है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें भाजपा ने दिखाने लायक कोई काम किया हो। अब भाजपा के पास सिवाय हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काकर हिंदुओं को बेकाबू बनाकर सत्ता में बने रहने के अलावा कोई सत्ता नहीं बचा है। देश को बचाने का एक ही रास्ता है, भाजपा को इस देश से आज़ाद कराना। आवेश तिवारी लिखते हैं, ये बेहद खूबसूरत से दिखने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ में एसपी कोरबा है। नाम है अभिषेक मीणा। राजस्थान का रहने वाला ये युवा आईपीसी कोरोना की जंग में एक मिसाल बनकर उभरा है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र हॉटस्पॉट कटघरों में इनके जिम्मे है। आज लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा बीत गया है, वहाँ कोई नया केस नहीं आया। इसके पीछे अभिषेक और उनकी पूरी टीम की कड़ी मेहनत है। मार्च के अंत में जब मरकज से आए लोगों पर उंगलियां उठानी शुरू हुई तो सबकी निगाहें कोरबा पर गई। डीजीपी ने अभिषेक मीणा से कहा, मुश्किल घड़ी है, सौहार्द बनाए रखना है, संदिग्धों की जांच भी करना है। फिर जो एसपी कोरबा ने किया वो अद्भुत है, अनोखा है। अभिषेक मीणा ने महाराष्ट्र के कटमारी से लेकर छत्तीसगढ़ के कोरबा तक इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन नेटवर्क बनाया और उन लोगों की जानकारी हासिल की जो विदेश जमातियों के संपर्क में आए थे। फिर सर्विलांस के आधार पर जो संदिग्ध रोगियों की सूची तैयार हुई, एक एक व्यक्ति की काउंसलिंग की गई। अभिषेक मीणा के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रही थी कि बिना माहौल ख़राब हुए लोगों का जांच सेंटर तक ले जाया जा सके।
लोग सच सच बातें बता सके कि संदिग्धों के संपर्क में आए या नहीं। उन्हें पता था कि वो लोग बेवजह डर। अभिषेक ने पुलिस के जवानों से कहा कि आपको बतौर स्वास्थ्यकर्मी लोगों को कोरोना के बारे में बताना। नतीजा ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्क्रीनिंग के लिए तैयार हो गए। अब कोरबा लगभग कोरोना मुक्त है। सुखद पहलू ये है कि अब तक कोई पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में नहीं आया। अभिषेक ने जनता का विश्वास जीता और परिणाम सबके सामने है। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता हारी है और मनुष्य